नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? कल के क्लास में कुछ रह गया था। आप लोग देख रहे हैं पोस्टर। अब क्या रह गया था? पूरा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। आरसीबी 2025 की विनर रही आईपीएल का। आईपीएल अब कल मैं बताया था, इसके फैक्ट्स कुछ बताया था आप लोगों को, लेकिन कुछ चीजें रह गया था। और रह क्या गया था? कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आरसीबी, जो 2025 के आईपीएल का चैंपियन रहा। ठीक है, कल बताया था आप लोगों को आईपीएल का फुल फॉर्म। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, ये जो था, ये इस साल का आईपीएल है, 2025 का आईपीएल। 2025 का आईपीएल ये 18वां संस्करण था। ठीक है, कल भी बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, कुछ चीजें रह गया था इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। ठीक है, ये आईपीएल का जो फाइनल था, आईपीएल 2025 फाइनल जो था, किन दो टीमों के बीच में हुआ था? आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में। ठीक है, मतलब आरसीबी इसका क्या रहा? चैंपियन। और पीबी के क्या रहा है इसका का यहाँ पे? उप विजेता। ठीक है, आरसीबी का कैप्टन कौन रहा इसमें? 2025 के आईपीएल में आरसीबी का कैप्टन था रजत पाटीदार, और पीबी का यानी पंजाब किंग का कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। ठीक है, कोई बताएगा मुझे आरसीबी का जो मालिक है वो कौन है? विजय माल्या नहीं है, कौन है? कोई बताएगा? आरसीबी का मालिक? हाँ, इनके मालिक कौन है? यूएसएल। अब यूएसएल क्या है? यूनाइटेड स्पिरिट्स स्पिरिट्स लिमिटेड। ये कंपनी है जो मादक पदार्थ बनाती है, यानी नशे वाले पदार्थ बनाती है। ठीक है, इसके मालिक है। तो इसका पीबी के का मालिक कौन है? प्रीति जिंटा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये कौन है? बॉलीवुड की अभिनेत्री है। ठीक है, और कौन है इसका मालिक? नेस वाडिया, नाम सुना आप लोगों ने? नेस वाडिया, मोहित बर्मन। ठीक है, नेस वाडिया, नेस वाडिया, वाडिया, ये वाडिया इंडस्ट्री के मालिक है या चेयरमैन कह लो। मोहित बर्मन, मोहित बर्मन। ठीक है, ये है पंजाब किंग्स के मालिक। ठीक है, इसमें और कुछ बच रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा आप कुछ बच रहा है। चलो अगला देखते हैं न्यूज। केंद्र सरकार ने आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। 16 जून 2025 से सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के सभी ऑनलाइन आवेदन में ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी प्रणाली लागू की जाएगी। ओटीपी प्रणाली लागू की जाएगी। कब से होगा? 16 जून 2025 से ओटीपी प्रणाली।
यानी कि पहले क्या था, आरटीआई, पहले आरटीआई जान लेते हैं क्या है। ठीक है, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ये टर्म कब से अस्तित्व में आया? ये टर्म 2005 से अस्तित्व में आया, यानी 2005 में इसको लाया गया था आरटीआई को। आरटीआई को, ये आरटीआई एक एक्ट है, अधिनियम है। आरटीआई 2000 आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, इससे पहले, आरटीआई से पहले एफओआई, एफओआई अधिनियम, एफओआई अधिनियम 2002। ठीक है, ये आया था, इसी को रिप्लेस किया आरटीआई ने। ठीक है, एफओआई को ही आरटीआई क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, अब जानते हैं केंद्र सरकार की पहल क्या है। केंद्र सरकार की जो पहल ये है, पहले क्या होता था, आरटीआई कोई भी व्यक्ति सरल, मतलब कि एक फॉर्म भर के आसानी से कर देता था, लेकिन अब क्या किया, थोड़ा इसको जटिल बना दिया गया। जटिल कहने का मतलब थोड़ा सा इसको हार्ड बना दिया गया। किया क्या गया इसमें, अब आरटीआई का फॉर्म जो भरेगा, उसको क्या करेगा, फॉर्म भरने के पहले, यानी सबमिट करने से पहले एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। वो ओटीपी किस पे आएगा, आपका ईमेल पे आएगा। ठीक है, और ईमेल का जो ओटीपी आएगा, वो कोड जब तक हम डालेंगे तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ओटीपी, ओटीपी एक टर्म आया हुआ है, इसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, आजकल हर कोई भी चीज बैंक से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी हम वेबसाइट पे भी जाते हैं तो ओटीपी भेज के ही वो लॉगिन कराता है। तो ठीक वैसे ही सरकार का एक पहल है। जो आरटीआई पहले क्या होता था कि एक सरल, मतलब कि एक फॉर्म भरते थे, उसके बाद उसको सबमिट कर देते थे, वो चला जाता था। ठीक है, अब आरटीआई में होता क्या है, आरटीआई में होता क्या है, तो आरटीआई एक है कि जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी, मतलब कि सरकार द्वारा की गई व्यय कह लो, किसी मतलब सरकारी काम में, वो ये किसी का पर्सनल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सरकार, सरकारी मतलब कि सरकार ही करती है। कहीं खर्चा, मान लो कि कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और वो कोई योजना पास करती है। उस योजना में अगर मुझे जानना है कि उस योजना में कितना खर्चा हुआ है, तो योजना तो सरकार की है। ठीक है, अब उस योजना में खर्चा मुझे जानना है, तो सरकार मुझे क्यों बनाएगा, क्यों बताएगा? तो मुझे इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग मुझे अधिकार मिला है कि मैं उस व्यय, कितना व्यय हुआ है उस योजना में, मुझे पता चले। सरकार का दायित्व है कि वो बताएगा। ठीक है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन में एक, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यही बताता है कि सरकार की किसी भी योजना में कितना खर्च हुआ है, उसकी जानकारी, मतलब प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने की अधिकार है। अब वो कैसे मिलता है, तो आरटीआई, मतलब आरटीआई फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इससे क्या होगा, करप्शन, यानी करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट आया था। ठीक है, जितने भी भ्रष्टाचार विरोधी जो संगठन था, या यूं कह लो भ्रष्टाचार विरोधी लोग थे, इस कानून को लाने के लिए बहुत ही, मतलब कि व्यापक रूप से काम किया था। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, हाँ, आरटीआई, अगर हमने कोई फॉर्म फिलअप कर दिया, मुझे किसी भी व्यय के बारे में जानना है, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो 30 दिन का अंदर, 30 दिन का अंदर, मतलब आज डेट क्या है, आज है मान लो कि 8 तारीख है। ठीक है, 8 जून। तो अगर आज मैं कोई आरटीआई फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो हमें 9 जून तक, यानी मुझे 9 जून तक सरकार की जवाबदेही होगी कि 9 जून तक मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर नहीं देता है सरकार, सरकार इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि 30 दिन के बाद, 30 दिन तो वो ले ही रहे, 30 दिन के बाद क्या करेंगे, हम एक अपील दायर करेंगे। अपील क्या दायर करेंगे कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस क्या होगा, सरकार, अब इस पे क्या होगा, सरकार का क्या देनदारी बनता है,
देखिए, पहली बात तो कि जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका फी लगता है, एक मिनिमम फी है 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए का फी है फॉर्म फिलअप। मतलब कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, आरटीआई किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए मुझे, तो उसके फॉर्म फिलअप किया, तो वो फॉर्म फिलअप करने के तुरंत बाद हमें 10 रुपए हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर सरकार हमें 30 दिन बाद वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है तो सरकार का दायित्व तो क्या बनता है, सरकार पे क्या लगता है, एक तरह से कह ले कि उस पे सरकार उस पर जुर्माना देता है, जुर्माना कह लो एक तरह से। ठीक है, वो 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सरकार जुर्माना देता है। और ये जुर्माना कितना तक होता है, ये 25,000 तक। मतलब किसको मिलेगा, अभ्यर्थी को। मैंने फॉर्म फिलअप किया है, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो सरकार की तरफ से मुझे 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा क्या, जुर्माना। मतलब सरकार देगी जुर्माना किसको, अभ्यर्थी यानी मुझे। ठीक है, और वो कितने दिन तक दे सकती है, 100 दिन तक का। ठीक है, यानी 25,000। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। चलिए अगला स्लाइड। क्वेश्चन है, किस राज्य में मिडल लाओ नौकरी पाओ। क्वेश्चन है, किस राज्य में मिडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों की मेरिट सूची जारी की गई है। 88 खिलाड़ियों की मेरिट सूची जारी की गई है। योजना है मिडल लाओ नौकरी पाओ। मतलब इसमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। और मेडल ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठा के लेके चले गए और नौकरी मिल गया। ठीक है, मेडल वैसा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, किसकी बात हो रही है, खिलाड़ियों की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे खेल को खेल के यानी जीत के मेडल, या चाहे वो स्वर्ण पदक हो या रजत पदक हो या कांस्य पदक, यानी गोल्ड हो, सिल्वर हो, यानी आपका गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल हो, सिल्वर मेडल हो या कांस्य कांस्य पदक हो। ठीक है, ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों के विजेता हो तो उनको कि कौन सा सरकार ने, बिहार सरकार ने, बिहार सरकार की ये पहल है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 500 खिलाड़ियों ने 500 500 खिलाड़ियों ने आवेदन किया था, खिलाड़ियों ने आवेदन किया था। कितनों का मेरिट मेरिट जारी किया गया है, 88। 500 में से कितने को मिला नौकरी, 88 खिलाड़ियों को। 88 खिलाड़ियों को क्या हुआ है, नौकरी मिला है। ठीक है, और कहा हुआ है, बिहार में। ठीक है, तो देखो, हमें कहा जाता है कि पढ़ो, पढ़ो लिखोगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ देखिए आप लोग, खेलो, खेल के मेडल लाओ तो नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो देख लो आप लोग, पढ़ना है कि खेलना है। ठीक है, चलो अगला, इसमें भी फिलहाल इतना ही। क्या आसान है, पढ़ना या खेलना, पढ़ना आसान है या खेलना आसान है, दोनों आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यूनाव 4, नौसैनिक अभ्यास यूनाव 4, ठीक है, आयोजित करने जा रही है। ठीक है, तो ये अभी जारी है, अभी हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, ये भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल तो ये जानिए आप लोग, यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, ये बात हुई भारत की। भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यूनाव 4 आयोजित करने जा रही है, तो यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, वो कहाँ रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तो मुंबई में। कहा, मुंबई। ठीक है, ये क्यों होता है,
ये सैन्य अभ्यास नौसेना नेवी कर रहा है, ठीक है ना, इंडियन नेवी, ठीक है। क्यों होता है? नेवी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी में करेगा, क्यों करता है ये, ठीक है। तो समुद्री लुटेरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, समुद्री लुटेरों से बचने के लिए ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, ठीक है। समुद्री लुटेरों से बचने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इसी इसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो यूरोपीय यूनाव 4 है, इसी के अकॉर्डिंग एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है अटलांटा, ठीक है, अटलांटा। ये जो अभ्यास कर रहा है, यानी इंडियन नेवी और यूरोपीय संघ, ठीक है, उस ऑपरेशन का, इसी के अंतर्गत ऑपरेशन कौन सा आता है? ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन अटलांटा, ठीक है। अब बात हो रही है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ में कितने देश आते हैं? यूरोपीय संघ में कितने देश आते हैं? तो बताएगा? 27 देश, ठीक है, 27 देश। यूरोपीय संघ में कितने देश आते हैं? 27 कंट्रीज, ठीक है, 27 देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है। अब यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है? कोई बताएगा? यूरोपीय संघ का अध्यक्ष यूरुसुला वान डेर ली, यूरुसुला, 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 यूरु, एक लेडीज है ये, यूरुसुला वान डेर ली, अध्यक्ष किसका? यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है? यूरुसुला वान डेर ली, ठीक है। नोमैड, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, बताया था आप लोग एक दो दिन पहले। ये किसके बाद, ये भी एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और इंडिया और मंगोलिया। एक और बताया था, टाइगर ट्रम्प, टाइगर, टाइगर ट्रम्प, ये किसके किसके बीच? टाइगर ट्रम्प, इंडिया और अमेरिका। और बताया था आप लोगों को, टाइगर ट्रम्प इंडिया और अमेरिका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच। और बताया था हैंड इन हैंड, हैंड हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच। और कोई? और कोई? हाँ, संप्रीति, संप्रीति, ये भी एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडिया, अभी तो बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है, ठीक है, इंडिया का।
तो मुझे लग रहा है अभी अभ्यास तो होगा नहीं कोई भी, फिलहाल इसमें इतना ही। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने किस राज्यों में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण वापस लिया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्यों में सौर, राज्यों नहीं सॉरी, किस राज्य में, ठीक है, एडीबी ने किस राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण वापस लिया? ठीक है, इसका आंसर है असम। ठीक है, असम ने, ये एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का चीफ बताया था मैं आप लोगों को कल परसों, एडीबी का चीफ यानी हेड अभी इंडिया आए हुए थे, मसातो कांडा, मसातो कांडा, मसातो कांडा। ठीक है, ये एडीबी के हेड है। ठीक है, तो एडीबी ने क्या किया है, हमारे इंडिया को असम राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 434 यानी $434 मिलियन डॉलर, मिलियन बिलियन नहीं, मिलियन डॉलर का ऋण देने का वो मतलब कि मंजूरी दिया था। लेकिन हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने इस योजना से, मतलब इस योजना के तहत जो $434 मिलियन हमें एडीबी दे रहा था, उसको क्या किया केंद्र सरकार ने, विथड्रॉ कर लिया, मतलब कि नहीं लेगा। केंद्र सरकार ने बोला कि हमें ये ऋण नहीं चाहिए, इसके लिए रिक्वेस्ट डाली। ठीक है, क्यों डाली? क्योंकि देखिए, किसी भी परियोजना को यानी योजना या परियोजना को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी मतलब कि दिक्कतों को उठाना पड़ता है, या सरकार को हो या कोई भी योजना स्टार्ट करता है तो उसके लिए दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इस योजना के लिए गांव खाली कराना पड़ रहा था असम में। ठीक है, इस जब खाली कराना पड़ रहा था गांव को, तो उससे 20,000 लोग क्या हो रहे, इफेक्टिव हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो इस योजना को क्या किया भारत सरकार ने, रोक दिया। ठीक है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने एडीबी से रिक्वेस्ट डाली कि मुझे ये ऋण नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। अगला, वाडा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वाडा, वाडा, वाडा नॉट वादा, वादा करके भूल जाते हो, वादा वादा नहीं, ये वाडा है। ठीक है, वाडा वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यही होना चाहिए, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अभी अब इसका काम क्या है, पहले जान लेते हैं अध्यक्ष कौन है। इसका अध्यक्ष है विटोल्ड वांका। अब वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका काम क्या है, किसी को पता है इसका काम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम होता है कि कहीं भी खेल हो, खिलाड़ियों खिलाड़ियों के लिए ये है, ठीक है, कहीं भी खेल हो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो प्रतिबंधित कुछ मेडिसिन होते हैं, उस मेडिसिन को लेने से रोकने के लिए, ठीक है, ये एजेंसी काम करती है, उस पर काम करती है कि वो ना ले। ठीक है, अगर वो दवा गलती से ले भी लेते हैं और वो टेस्ट में पकड़े गए, डोपिंग टेस्ट में पकड़े गए, तो उनको उस खेल से निष्कासित कर दिया जाता है या बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रतिबंधित मेडिसिन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे। अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो नाडा होता है, नाडा। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरे जब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है तो इंडिया के डोपिंग टेस्ट में कौन कौन पकड़ा गया है?
अभी मुझे रिसेंटली मतलब कि 5 साल 6 साल 10 साल पहले क्रिकेट में ले लो, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में कौन पकड़ा गया था? पृथ्वी शॉ, नाम सुना होगा आप लोग पृथ्वी शॉ का। उससे पहले यूसुफ पठान का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये डोपिंग टेस्ट में पकड़े गए थे। डोपिंग टेस्ट के कल्प्रिट कौन थे? पृथ्वी शॉ। हालांकि पृथ्वी शॉ को नाडा ने माना था कि गलती से लिए है। ठीक है। यूसुफ पठान, यूसुफ पठान, इरफान पठान का भाई। ठीक है। तो ये एंटी डोपिंग टेस्ट के शिकार हुए थे, ये पृथ्वी शॉ और यूसुफ पठान। गलती से इन्होंने पृथ्वी शॉ तो खांसी का सिरप पी लिए थे, जिसके चलते वो प्रतिबंधित था जो पी लेते। और ये कैसे पता चलता है वाडा या नाडा को? इनके क्या किया जाता है, यूरिन, यूरिन और ब्लड का सैंपल लिया जाता है। यूरिन और ब्लड यानी पेशाब का और खून का, पेशाब और खून का सैंपल लिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इनको डोपिंग टेस्ट का कल्प्रिट माना जाता है। ठीक है। और जिसके लिए इनको खेल से बैन लग जाता है। ठीक है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल हो चाहे नेशनल लेवल का खेल हो, वहां पे वाडा काम करता ही करता है। एनालेना बेयरबॉक निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्ष चुनी गई है? एनालेना बेयरबॉक लेडी है। ठीक है। और ये एनालेना बेयरबॉक जो है ना, जर्मनी की फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर है, लेडी है, फाइनेंस मिनिस्टर। सॉरी, सॉरी, जर्मनी की विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। तो एनालेना बेयरबॉक निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुनी गई है? तो यूएनजीए, यूएनजीए। तो यूएनजीए का फुल फॉर्म बताएगा? यूएनजीए का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, असेंबली। यूएनएसए क्या? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल, सेक्रेटरी काउंसिल। डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर किसी को पता है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हम्म? इन दोनों का तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। इसका भी यूएनएससी का भाई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है। यूनेस्को का फ्रांस, फ्रांस। डब्ल्यूटीओ का जिनेवा। ठीक है। हेडक्वार्टर, 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 ठीक है।
अगला, भारत के पहले कृषि हैकाथॉन, 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 ठीक है, हैकाथॉन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो भारत के पहले कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? पुणे। पुणे हाल ही में चर्चा में भी था, चर्चा में भी था पुणे। पुणे किससे चर्चा में था? 15 जनवरी को, 15 जनवरी आर्मी डे परेड, आर्मी डे परेड कहां पे किया गया था? पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इन पुणे, ठीक है, पुणे में कराया गया था, इसलिए चर्चा में था, ठीक है ना। अब हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन जान लेते हैं हैकाथॉन क्या होता है। किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशेष इनोवेशन, एक विशेष इनोवेशन करके, मतलब कि कोई विशेष इनोवेट करता है तो उसके उपलक्ष्य में हैकाथॉन कराया जाता है, ठीक है। वैसे ही कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, भारत के पहले कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो पुणे में। तो कृषि के क्षेत्र में हैकाथॉन कराया गया कहा? पुणे में। तो वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही विशेष इनोवेशन किया इन लोगों ने, इसलिए इसको क्या किया गया? पुणे में हैकाथॉन कराया गया, उसको दिखाया गया, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किए? विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किस नदी पे? इसका आंसर होगा चिनाब। चिनाब कहाँ है? चिनाब नदी J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। सिंधु जल सभ्यता आप लोगों को पता है? सिंधु जल सभ्यता कब हुआ था? सिंधु, सॉरी, सिंधु जल सभ्यता नहीं, सिंधु जल संधि। आई टेक बैक माई वर्ड, ठीक है। सिंधु जल संधि किसे किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान। अभी लड़ाई लड़ाई कह लो, झड़प हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसी समझौता को, ये देखो, पहले सबसे पहले सिंधु जल संधि कह लो या समझौता भी कह लो, ठीक है, इस समझौता को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द, ठीक है। ये समझौता कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। और इसको रद्द कर दिया गया था। रद्द क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? क्योंकि भारत पाकिस्तान के ऐसा लग रहा था कि जैसे झड़प हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, या युद्ध स्तर पे ये लड़ाई चली जाएगी, ठीक है। तो इस समझौता में भारत को क्या कहा गया? भारत कौन कौन से नदियों का जल का उपयोग करेगा, ठीक है। भारत कौन कौन से नदियों का जल उपयोग करेगा, पाकिस्तान कौन कौन सा नदियों का? तो रवि, ब्यास, रवि नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इन 3 नदियों का जल सिंधु जल समझौता में ये तय हुआ कि इन 3 नदियों का जल कौन यूज करेगा? भारत। कौन उपयोग करेगा? भारत, ठीक है। और पाकिस्तान किन किन नदियों को यूज करेगा? एक तो चिनाब, चिनाब, ठीक है, झेलम, झेलम, और एक था, कोई बताएगा? और एक नदी था, बताओ, कमेंट में बता देना। इंडस, ठीक है। इन 3 नदियों का, इंडस, झेलम और चिनाब नदी का जल का उपयोग
कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। इन 3 नदियों का जल यूज बाय पाकिस्तान। ठीक है, इन 3 नदियों का यूज बाय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोले तो इंडिया। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें इतना ही। आगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया वायर कटार टीबी 2। वायर कटार टीबी 2 ड्रोन। ड्रोन, ठीक है, किस देश से संबंधित है? सबसे पहले जानेंगे ड्रोन होता क्या है। ठीक है, ड्रोन ड्रोन एक अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। मतलब कि बिना आदमी का हवा में उड़ने वाला व्हीकल। बिना आदमी का हवा में उड़ने वाला व्हीकल क्या कहलाता है? ड्रोन। जैसे हम लोग शादी ब्याह में आजकल देखते हैं ना, छोटा छोटा ड्रोन। ड्रोन देख के कितना खुश होते हैं आप लोग, है ना? शादी ब्याह में जो ड्रोन देखते हैं आप लोग, उड़ता है, ठीक है, फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, ठीक है, देख के खुश होते होंगे आप लोग। लेकिन मैं जिस ड्रोन की बात कर रहा हूँ, वायर कटार टीबी 2, ये ड्रोन शादियों में काम करने आने वाला नहीं है। ये ड्रोन युद्ध स्तर पे मार करने वाला ड्रोन है। ठीक है, इसमें आदमी नहीं होता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, कहने का मतलब कि एक प्राइवेट जेट के इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हाल ही में समाचारों में देखा गया वायर कटार टीबी 2 ड्रोन किस देश से संबंधित है? तो टर्की से। अब टर्की से याद आ रहा है, जब भारत और पाकिस्तान का झड़प हुआ था 7 मई को, सॉरी 7 मई को ही हुआ था, 25 मई को, ठीक है, झड़प हुआ था तब टर्की जो था, देखा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो टर्की के आगे साइड ले लिया, किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, जिसके चलते इंडिया का जो संबंध था टर्की से खराब हो गया। और इंडिया और टर्की शिक्षा का स्तर पे बहुत अच्छा काम करते थे। ठीक है, आज के डेट में आईआईटी, इंडियन आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह लो, या फिर बड़े बड़े और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इसके साथ टाइप करके शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे, एजुकेशन के सेक्टर में। लेकिन अब क्या है, वो सारे टाइप ब्रेक हो चुके हैं इससे, टर्की से। जब जब युद्ध स्तर पर जो हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर हम इनके लिए क्यों कुछ करें, है ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Where has the OECD ministerial council meeting been organized? OECD मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? OECD मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? OECD की कोई फुल फॉर्म बताएगा? OECD का, OECD, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑपरेशन डेवलपमेंट। सही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। ठीक है, मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। इसमें कितने देश भाग लिए? 38। 38 कंट्री। ठीक है, ओएसीडी का गठन कब हुआ था? ओएसीडी का गठन कब हुआ था? 1960 में।
किस लिए हुआ था? आर्थिक विकास और 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 आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, 38 कंट्री है ओईसीडी में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ये कहाँ इसका बैठक का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस में। और इसका गठन कब हुआ था? ये गठन 1960 में। और किस लिए किया गया था? आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए। ठीक है। किस राज्य ने टाइगर कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने टाइगर कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? किस राज्य ने? इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है। हम टाइगर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। टाइगर कॉरिडोर। ठीक है। टाइगर कॉरिडोर क्या है? ये कैसा कॉरिडोर है? मतलब कि टाइगर को, इसका आंसर मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। इसका लिखा ही नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है। ऑप्शन में ही नहीं है आंसर। ठीक है। तभी मुझे समझ में नहीं आया कि इसका आंसर कहाँ गया। कर्नाटक मार दिया मैंने। ठीक है। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। अब देखो क्या है टाइगर कॉरिडोर क्या है। टाइगर कॉरिडोर, मैं आपको कुछ दिन पहले कॉरिडोर से बात कर रहा था। कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स गलियारा। गलियारा मतलब किसी एक चीज को, मतलब मान लो किसी भी एक चीज को, मान लो कि मंदिर है। मंदिर बताया था आप लोग को। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। रिलीजियस कॉरिडोर, रिलीजियस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये आपको परसों में डिस्कस किया था। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, सारे यूपी के जितने बड़े बड़े मंदिर है वो एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। मतलब आप बनारस गए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, वही सब अयोध्या उसी कॉरिडोर के चले, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि एक ही कॉरिडोर में सारे टाइगर जाएंगे, रहेंगे। ठीक है। और मतलब उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। ठीक है। टाइगर कॉरिडोर के बढ़ावा देने के लिए कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो तेलंगाना। ठीक है। इसमें इतना ही है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सीआईआई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राजीव मेमानी को। ठीक है। सीआईआई क्या है, कोई बताएगा? सीआईआई, सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बनाया गया है किसको? राजीव मेवानी को। ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये क्या है? कब कब गठन हुआ था इसका? मतलब स्थापना यानी गठन 1895 में। ठीक है। 1895 में गठन, 1895 में। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? हिंदी रूपांतरण भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
राजीव मेमानी को, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए। चलिए अगला। Which country launched Dhruva policy for digital address infrastructure? Digital address infrastructure. ध्रुवा, ये संचार मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्ट का सहायता से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या है ध्रुवा? ध्रुवा एक तरह से ऐसी योजना है, ठीक है, ध्रुवा पॉलिसी है, ऐसी योजना है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे नागरिक है, इंडियन नागरिक है, इनके पोस्टल एड्रेस को क्या सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। मतलब सब जितने भी है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा फैमिली है, मेरे फैमिली के जितने भी सारे एड्रेस होंगे वो एक पोर्टल पे क्या होगा, वो सुरक्षित रखा जाएगा। किस लिए? ताकि वो आगे चल के शासन प्रशासन और आपातकाल में आपातकाल में काम आए, ठीक है। ये इनके लिए क्या होगा, ये बहुत ही, ये जो काम करते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, जो लावारिस कह देते हैं, तो उसके बाद जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो सबके एड्रेस एक तरह संचरित होगा, वहां पे सुरक्षित होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उनके एड्रेस कोई आईडी दे देंगे, तो डिजिट आईडी देंगे, जिससे पता चल जाएगा, या कोई आईडी कुछ भी देंगे जिससे पता चल जाएगा इनका घर कहाँ पे है, और उनको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। वैसे ही कुछ है ये योजना, ठीक है। मेनली ये डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इंडिया, ठीक है, किसके? ध्रुवा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किस देश ने डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुवा नीति शुरू की है? कौन? भारत। भारत, इसमें इतना ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा है नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो गुजरात। इसमें क्या है, आर्कटिक का आर्कटिक का एक कोई चिड़िया है जो इनको दिखा है यहाँ पे, ठीक है, आर्कटिक सी बर्ड, ठीक है, किसको दिखा है? गुजरात में, आर्कटिक सी बर्ड, ठीक है, नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है। इसीलिए चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन को ये रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी किसको किसको बताया था मैं कल? गांधीनगर, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम भूपेंद्र पटेल। इस सी बर्ड का नाम क्या था? सैबियंस बुल, याद आ गया, भूल रहा था मैं, सैबियंस बुल। यही पक्षी दिखाई दिया है कहाँ पे? नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो कहाँ है? गुजरात में। ये आर्कटिक सी बर्ड है, आर्कटिक सी बर्ड, ठीक है। अगला, नक्शा नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत लागू किया गया है? किस सरकारी पहल के थ्रू? DILRMP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड DILR मॉडर्नाइजेशन P प्रोग्राम,
पी मतलब प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नक्श कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत लागू किया गया? तो DILR MP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है? लॉन्च किसने किया इसको? लॉन्च मिनिस्टर ऑफ लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। कब? 2 जून 2025, रिसेंट में ही। ठीक है ना? कब? 2 जून 2025 को। DLIRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। नक्श कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत लागू किया गया? तो DILRMP, इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग। ठीक है। अगला, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे भी बने रहिए आप लोग इस चैनल पे, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेगी। ठीक है।